नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें हम लोगों ने देखा कि RAEO, SADO और RHEO, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और भी काफ़ी सारी जो है एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाएं आयोजित कराई जानी है। तो इसके लिए हम लोग एक नया बैच लेकर आए हैं जिसमें हम लोग तैयारी करेंगे इन सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की, और उस तैयारी में मैं भी आप लोगों के साथ में जुड़ने वाला हूं। मैं आप लोगों को इस प्रतियोगिता परीक्षा में जो CSET पूछा जाता है, CSET में जो जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, वो मध्य प्रदेश में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने आप के बारे में बता दूं। मेरा नाम यशु शर्मा है। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा MPPSC की जो परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं वो पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, 8 वर्षों के अनुभव के साथ में मैं आप लोगों को भी पढ़ाने के लिए आ रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा आप लोगों से निवेदन हमेशा ये रहता है कि अगर आप लोगों को पढ़ना है मध्य प्रदेश, तो आप लोगों को शुरुआत वाले दिन से ही इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक बहुत ही ज्यादा रुचिकर सब्जेक्ट होता है और पूरा का पूरा जो विषय पढ़ते हैं वो मानचित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। तो निवेदन मेरा आप लोगों से यही रहेगा कि शुरुआत दिन से, मतलब जिस दिन से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है उस दिन से आप लोग हमारे साथ में जुड़े, और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मध्य प्रदेश। तो पहले दिन से आप लोग लाभ उठाएं मध्य प्रदेश पढ़ने का, साथ ही साथ जो अन्य आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से ही पढ़ाने जा रहा हूं एक मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश का एक नदी तंत्र। मध्य प्रदेश के नदी तंत्र में भी बात करें तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का एक बेहद महत्वपूर्ण नदी तंत्र जिसे हम लोग जानते हैं नर्मदा नदी तंत्र के रूप में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नदी तंत्र क्या होता है दोस्तों? हर एक चीज को बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हर एक चीज को बेसिक से पढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो ये वीडियो छोटा बन रहा है लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी देश की 5वीं, क्या कहा मैंने, देश की 5वीं, जबकि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे पहली लाइन तो इसकी हो गई कि नर्मदा जो है ये देश की 5वीं जबकि प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, चर्चा किसकी कर रहे हैं? तो यहां पर लिख दिया मैंने नर्मदा नदी की। अब थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे तो सही, जीके के माध्यम में सारी हर एक छोटी से छोटी चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मानचित्र के हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें, बेसिक जो चीजें होती हैं वो बताना चाह रहा हूं। तो निवेदन रहेगा सबसे पहले वो बेसिक चीजें आप लोग जान लीजिए। ये आप लोगों को बहुत ही सुंदर सा मध्य प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश दोस्तों एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य से तात्पर्य होता है ऐसा राज्य जो कि चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरा हो। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों देश का दूसरा बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा होता है? राजस्थान। दूसरा बड़ा राज्य कौन सा हो रहा है? तो हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक भूआवेष्टित राज्य है, यानी कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, जो कि 5 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। 5 राज्यों में दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दिखते हैं। एक तो ये हो गया राज्य, इस राज्य को हम लोग जानते हैं दोस्तों गुजरात के रूप में। इस सीमा से लगाकर तो यहां तक एक बॉर्डर लेकर आया हूं मैं। इस नीचे वाला जो क्षेत्र हो रहा है दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र राज्य के रूप में। यहां से हम लोगों को एक सीमा इस प्रकार से निकल जाती है, इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक एक राज्य है। इस राज्य को हम लोग जानते हैं दोस्तों राजस्थान के रूप में। इस सीमा से लगाकर दोस्तों तो यहां तक आते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये वाला जो क्षेत्र हो रहा है दोस्तों, इसको जानते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के रूप में। और इस सीमा से इस सीमा के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में, जो कि मध्य प्रदेश से ही पृथक करके, अलग करके बनाया गया था देश के 26वें राज्य के रूप में। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य था दोस्तों, जो मध्य प्रदेश से पृथक करके बनाया गया था, है ना। गठन कब कर दिया गया था छत्तीसगढ़ का? तो 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो ये कुछ एक बेसिक चीजें हम लोगों ने जानी। अब भौगोलिक अगर देख लें तो भौगोलिक बनावट तो ये नहीं है। अगर फिजिकल डिवीजन की बात करें तो फिजिकल डिवीजन ये नहीं कहते हैं। फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत बहुत सारे प्लेट्यू आते हैं, उसके अलावा प्लेन आते हैं, कई सारे माउंटेन आते हैं, माउंटेन रेंज आती हैं। ये सारे फिजिकल डिवीजन जोन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत काफी सारे पर्वत आएंगे, पर्वत श्रृंखला आएंगे, मैदान आएंगे, पठार आएंगे, नदियां आएंगी। सारी चीजें जो हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं।
दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सी चीज बताने जा रहा हूं। एक महत्वपूर्ण हमारी पर्वत श्रृंखला हो रही है, वो पर्वत श्रृंखला को देख लोगे। गुजरात दिख रहा है दोस्तों, गुजरात से होते हुए एक पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार से ऐसे आती है। यहां पर एक डिवीजन है सागर डिवीजन, सागर डिवीजन तक आती है और उसके बाद में 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, ओवरऑल जो देखा जाए ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नाम से। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दोस्तों ये विश्व की दूसरी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, अरावली माउंटेन रेंज इसके पड़ोस में ही है। गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक गई है। विश्व की दूसरी पुरानी पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरुआत हुई है, मध्य प्रदेश होते हुए यूपी और बिहार के पटना तक गई है। तो ये वाली हो गई दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। नर्मदा पढ़ रहे हैं इसलिए हर एक पर्वत श्रृंखला को बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं नर्मदा नदी। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को बेसिक सी चीजें बता दे रहा हूँ। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दोस्तों गुजरात होते हुए गई है मध्य प्रदेश, उसके बाद यूपी और बिहार तक। विंध्याचल के ही नीचे आ जाएंगे हम लोग तो एक और हम लोगों को महत्वपूर्ण सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। एक अलग कलर में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग ब्लॉक पर्वत के रूप में जानते हैं और इसे जानते हैं हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के रूप में। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बोला ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, तो पर्वतों की बनावट के आधार पर पर्वत के कई सारे प्रकार होते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार होता है दोस्तों ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक हम लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे होते हैं, ठीक, ये अलग अलग खड्डे के रूप में। तो ये पर्वत श्रृंखला भी जो होने वाली दोस्तों वो इस प्रकार से ऐसे चल रही है, उसके बाद गैप, फिर ऐसे चल रही, फिर गैप, फिर ऐसे चल रही, फिर गैप। तो अलग अलग ब्लॉक के रूप में हो गई। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक अलग अलग ब्लॉक के रूप में पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम लोग जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से। अब यहाँ पर डिफरेंट कलर ले रहे हैं हम लोग कुछ, जो कि अलग अलग ब्लॉक बनाकर देख सके हम लोग, यहाँ पर जान सके। एक हो गया दोस्तों इस प्रकार से एक ब्लॉक आया है, ठीक, पहला ब्लॉक। उसके बाद में आए हम लोग कुछ इस प्रकार से, दूसरा ब्लॉक देखने को मिला, फिर हमको यहाँ पर तीसरा ब्लॉक देखने को मिला और यहाँ पर फिर हम लोगों को इस प्रकार से एक चौथा ब्लॉक देखने को मिल गया। 4 ब्लॉक हो गए दोस्तों। 4 ब्लॉक अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाने गए हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया में इन चारों ब्लॉक को मिलाकर बन रही है एक माउंटेन रेंज, एक पर्वत श्रृंखला, जिसे हम लोग जानते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से। यहां पर नाम लिख दिया मैंने, इसको हम लोगों ने किस नाम से जाना तो याद रखोगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक, ये हो गई दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। देख लिया, एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, एक हो गई दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब मैंने आपको बताया अलग अलग स्थान पर इस पर्वत श्रृंखला को अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे पहला वाला जो ब्लॉक है इसको दोस्तों हम लोगों ने जाना है ग्वालीगढ़ के नाम से, दूसरा आप लोगों को दिख रहा है राजपीपला, तीसरा आपको देखने को मिलता है महादेव और चौथा ब्लॉक आप लोगों को देखने को मिल रहा है मैकल। ये अलग अलग स्थानों पर या फिर कह दें स्थानीय आधार पर किए गए नामांकन है। इस वाले ब्लॉक को क्या नाम दिया तो दोस्तों इस वाले ब्लॉक को हम लोगों ने नाम दिया है मैकल पर्वत श्रृंखला। यहां पर लिख दिया मैंने, ये हो रहा है मैकल पर्वत श्रृंखला। ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक ब्लॉक है जिसको स्थानीय आधार पर कहा गया मैकल पर्वत श्रृंखला। अब पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है दोस्तों पर्वतों का समूह। इस प्रकार से कई सारे जब पर्वत मिलते हैं तब इनको कहा जाता है पर्वतों की एक श्रृंखला, जो कि कई सारे पर्वतों से मिलकर बनी होती है। यहीं पर दोस्तों एक पर्वत स्थित है इस प्रकार से, यहां पर हमने बना दिया एक इस प्रकार से पर्वत, एक बना दी चोटी, जिसे हम लोग जानते हैं दोस्तों अमरकंटक के नाम से। इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, अमरकंटक। ठीक, ये हो गए अमरकंटक चोटी, ये हो गई दोस्तों यहां पर मैकल पर्वत श्रृंखला। मैकल पर्वत श्रृंखला में एक चोटी हो गई, एक पहाड़ हो गया, एक पर्वत हो गया, जिसे अमरकंटक पहाड़ या अमरकंटक चोटी के नाम से हम लोगों ने जाना। ये तो भौतिक क्षेत्र हो गए। अब हम लोग जानते हैं जिले होते हैं, तहसील होती हैं, जिले तहसील के रूप में हम लोग जानते हैं क्षेत्रों को। अब ऐसे थोड़ी बोलते मैकल पर्वत श्रृंखला के निवासी हम ऐसा नहीं बोलते, हम जिलों के नाम से हिसाब से जानते हैं, तहसीलों के नाम से जानते हैं, गांवों के हिसाब से जानते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र लगता है तो दोस्तों जिला लगता है यहाँ पर एक। इस जिले को हम लोग जानते हैं अनूपपुर जिले के नाम से। तो यहाँ पर मैं 2 चीजें और लिख दे रहा हूं, एक तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं जिले की बात करें हम लोग अनूपपुर जिला, और उसके अलावा तहसील कौन सी तो याद रखोगे, तहसील हो गई दोस्तों पुष्पराजगढ़ तहसील। ठीक, तहसील हो गई यहां पर पुष्पराजगढ़ तहसील।
ये ध्यान रखना है। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील हो गई, मैकल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक पहाड़ी हो गई। दोस्तों बस इतना ही समझना था। यहां से ओरिजिन, यहां से उत्पत्ति या फिर या कह दें हम लोग यहां से जन्म हुआ है किसका, नर्मदा नदी का। सबसे पहले नर्मदा नदी इस क्षेत्र से निकली है। यहां पर मैंने बता दिया आप लोगों को कि नर्मदा नदी का जो जन्म है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो इस क्षेत्र से हुआ है। आ गई भैया बात समझ में। कौन सा क्षेत्र हो रहा है, तो अमरकंटक वाला क्षेत्र हो रहा है, मैकल पर्वत श्रृंखला का है, जो कि जिले की बात करें तो अनूपपुर जिला है और पुष्पराजगढ़ तहसील है। अब थोड़े कुछ एक शब्द हैं, ये शब्द मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है, ये भूमिगत आकृति रहती है कुछ इस प्रकार से, है ना। ये अगर इस प्रकार से आकृति देखने को मिल रही तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत या फिर पहाड़। इस प्रकार से अगर आकृति है एकदम समतल तो इसको हम लोग कहते हैं मैदान। उसके अलावा इस प्रकार से आकृति देखने को मिलती है तो इसको हम लोग कहते हैं ढाल। उसके अलावा इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ये आकृति हम लोगों को देखने को मिलती है पठार के रूप में। तो ऐसी विभिन्न आकृतियां होती हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। अब हुआ क्या है दोस्तों, इन आकृतियों के अंदर ये देखा जाए ओवरऑल तो है क्या चीज, ये देखने में तो हम लोगों को पता चल रहा है भूमि का ही भाग है तो सारी की सारी भूमि। हम लोग आकृति को अलग अलग नाम दे रहे हैं तो भाई भूमि ही। पहाड़ भी है तो किसका भाग है, भूमि का ही भाग है। मैदान भी किसका भाग है, भूमि का भाग है। पठार भी किसका भाग है, भूमि का ही भाग है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि ये हो गई है भूमि। भूमि के अंदर, जमीन के अंदर जो स्थित रहता है, मौजूद रहता है जल, उसे हम लोग कहते हैं भूमिगत जल। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से मैंने बना दिया है, ये वाला जो क्षेत्र है भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में है ना, यहां पर भूमिगत जल स्थित है। ये हो गया भैया भूमिगत जल वाला क्षेत्र। अब होता क्या है, किसी पहाड़ में किसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा अलग करके बता दे रहा हूं। किसी पहाड़ में अगर इस प्रकार से यहां पर हम लोगों को दरार देखने को मिल गई, इस प्रकार से यहां पर दरार देखने को मिल गई, तो इस दरार के माध्यम से जो भूमिगत जल था ये बाहर निकल जाता है कुछ इस प्रकार से। भूमिगत जल तो जो था वो बाहर की ओर निकल गया और उसके बाद में ये यहां से ऐसे प्रवाहित होने लगता है। तो मनुष्य के द्वारा इस स्थान को जो है, या ये जो आकृति प्रवाहित होती हुई आकृति दिख रही है, इसको हम लोग कह देते हैं नदी के रूप में। प्रवाहित होती हुई आकृति को हम लोगों ने कह दिया नदी। और जिस स्थान से निकली है ये नदी, उस स्थान को हम लोग कह देते हैं दोस्तों नदी का उद्गम स्थल। उद्गम इंग्लिश में इसको कह देंगे हम लोग ओरिजिन। ओरिजिन हो गया, यहां पर रिवर हो गई। अब ये रिवर दिख रही है हम लोगों को दोस्तों इस प्रकार से ऐसे बहते हुए, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नदी का बहना। इसको कह देते हैं हम लोग नदी का बहना, नदी का प्रवाहित होना। तो दोस्तों ये नदी का हो गया प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, फिर अब नदी क्या होता कभी कभार कि अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती, जब उसको जमीन नीचे मिलती तो अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है। तो ये जो आकृति देखने को मिलती है इसको कह देते हैं दोस्तों हम लोग जलप्रपात, या फिर इसे ही हम लोग इंग्लिश में कह देंगे वाटरफॉल, और सामान्य हिंदी में तो खैर हम लोग इसको झरना कहते हैं। झरना होता है ये। तो तीन चीजें देख ली, एक हो गई उद्गम, उसके बाद नदी, उसके बाद प्रवाह क्षेत्र, उसके बाद देख लिया झरना। अब दोस्तों ये जल जाकर या तो हो सकता है डायरेक्ट जाकर किसी समुद्र में मिल जाए, सागर में मिल जाए, या तो ये किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाए। अगर दूसरी नदी में मिल जा रहा है तो इसको बोल देंगे, इस नदी को बोल देंगे कि ये नदी किसी अन्य नदी की सहायक हो गई। अगर सागर में मिल जा रहा है तो सागर में जाकर बोल देंगे कि नदी जो है जाकर डायरेक्ट किस में मिल गई, तो सागर में। हो कुछ भी, या तो मिले किसी अन्य नदी में, इस प्रकार से अगर बहती हुई आ रही है एक नदी, अगर अन्य नदी में मिल गई, या फिर डायरेक्ट जाकर समुद्र में मिल गई, कुछ भी हो, इस स्थान को जहां पर ये अन्य किसी कारक में मिल जाएगी, अन्य किसी भौतिक कारक में, या तो नदी में मिल जाएगी या तो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाएगी, जो स्थान है जहां पर ये जाकर मिलेगी उस स्थान को कहते हैं दोस्तों हम लोग समागम स्थल। नदी का समागम स्थल, इंग्लिश में बोल देंगे एंडिंग पॉइंट। ये हो गया नदी का समागम स्थल। चारों चीजें देख ली दोस्तों, नदी का उद्गम क्या हुआ है, नदी क्या हुई है, प्रवाह क्या हुआ है, जलप्रपात क्या हुआ है, साथ ही साथ समागम क्या हुआ है। इस चीज को हम लोगों ने दोस्तों समझ लिया यहां पर। अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे की ओर। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो देख लिया दोस्तों हम लोगों ने नदी का उद्गम, मैकल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक चोटी, अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से इसका हो गया दोस्तों उद्गम। उद्गम होगा, अब ये मध्य प्रदेश के पूरे इस प्रकार से क्षेत्र में बहने वाली है। मध्य प्रदेश में देख लिया जाए तो कौन कौन से जिलों में बहने वाली दोस्तों, सबसे पहला तो प्रश्न ये बनता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि नर्मदा का जो प्रवाह है, यहां पर लिख दिया मैंने प्रवाह, यहां लिख दिया है मध्य प्रदेश के 15 जिलों में, मध्य प्रदेश के 15 जिलों में इसका प्रवाह होगा। अब दोस्तों कौन कौन से 15 जिले देखोगे यहां पर, 15 जिलों में दोस्तों सबसे पहला तो अनूपपुर बता दिया मैंने। ठीक है, अनूपपुर से आई है और उसके बाद में 2 बार अधिक ऊंचाई से, इसको व्हाइट कलर में ले रहा हूं दोस्तों,
इस प्रकार से ऐसे आई है अनूपपुर से और 2 बार अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरी है। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब नदी अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरे तब कौन सी आकृति निर्मित होती है? जलप्रपात। नर्मदा जब अनूपपुर में 2 बार अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर गिरी तो इसने 2 जलप्रपात बनाए हैं। 2 जलप्रपात में जो पहला जलप्रपात है दोस्तों, इसको हम लोगों ने जाना है कपिलधारा जलप्रपात के नाम से। इसको हम लोगों ने जाना है कपिलधारा वाटरफॉल के नाम से। और जो दूसरा जलप्रपात है इसको हम लोगों ने जाना है दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात के नाम से। 2 जलप्रपात हो गए, एक हो गया कपिलधारा, एक हो गया दोस्तों दुग्धधारा। ठीक है, दोनों ही कहां पर हो गए? अनूपपुर में। इसके बाद में नदी बढ़ी आगे की ओर अन्य जिलों में प्रवेश करने के लिए। अब जब अन्य जिलों की बात करें दोस्तों, अन्य जिलों में प्रवेश करने के लिए आती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो इसको जो अगला प्रमुख जिला जो मिलता है अनूपपुर के तुरंत बाद, उस जिले को हम लोग जानते हैं दोस्तों डिंडौरी के रूप में। डिंडौरी में प्रवाहित होती, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ती। अगला इसको जो जिला मिलता है इसको हम लोग जानते हैं मंडला के रूप में। मंडला के बाद में नदी थोड़ा सा इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ती, इसको एक अगला जिला मिलता है जिसे दोस्तों हम लोग जानते हैं जबलपुर के नाम से। अब चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों की, जैसे ही कंटिन्यू क्लास होंगी उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को जो जिले होते हैं जिलों की लोकेशन ही बताने वाला हूं। हर एक चीज को आप लोगों को बारीकी से समझाने वाला हूं। इस बार की जो क्लासेस होनी है वो और ज्यादा गहराई से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ज्यादा डीप में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस बार समयावधि भी हमारे पास में पर्याप्त है। हर एक चीज को फोकस करके पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं, ताकि आने वाला प्रश्न जो है, जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है वो कहीं से भी बाहर जाए ही नहीं। पूरा प्रयास यही किया जाएगा। तो सबसे पहला तो वही मैपिंग ही हम लोग करेंगे, जैसे लास्ट टाइम किया था उसी प्रकार से मैपिंग होगी। भले आप लोग भूल गए हो, लेकिन वापस से शुरुआत से ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर इस प्रकार से कैसे कर पाएंगे। 4 जिले अभी तक कर चुके हैं 15 में से, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर। देन नदी आगे बढ़ेगी दोस्तों। जबलपुर के बाद में इसको अगला जो जिला मिलने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद में आगे की ओर बढ़ेगी तो दोस्तों इसको मिल जाएगा यहाँ पर नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिसे हम लोग होशंगाबाद के रूप में भी जानते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो दोस्तों इसको मिल जाएगा यहाँ पर हरदा। हरदा से आगे की ओर बढ़े तो दोस्तों इसको यहाँ पर देखने को मिलेगा खंडवा। इस प्रकार से दोस्तों नदी जो है प्रवाहित होते हुए आई है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, खंडवा तक। अब इन जितने जिले बताए इनमें तो दोस्तों पूरा अंदर से, जिलों के अंदर से प्रवाहित होगी, लेकिन 3 ऐसे जिले होते हैं मध्य प्रदेश के जिनकी केवल सीमा निर्धारित करती है। कौन कौन से 3 जिले? तो यहां पर मैं आप लोगों को उनके नाम बिल्कुल बता दे रहा हूं। इनमें पहला जो जिला देखने को मिलता है दोस्तों वो देखने को मिलता है रायसेन। एक तो रायसेन जिले की सीमा निर्धारित करती है। उसके अलावा एक दोस्तों हम लोग देखते हैं सीहोर जिले की सीमा निर्धारित करती है, और एक जिला होता है दोस्तों देवास। इन 3 जिलों की सीमा निर्धारित करती है। इन जिलों के अंदर नहीं जाती, केवल इनकी बॉर्डर डिसाइड करती है और नदी आगे की ओर बढ़ाती है। जैसे ही दोस्तों खंडवा आया है, खंडवा के बाद में नदी प्रवाहित होते हुए आगे की ओर आती है और यहां पर इसको मिल जाता है खरगोन। ठीक है, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया। खरगोन के बाद में नदी आगे की ओर बढ़ेगी, इसको यहां पर क्या मिलेगा? बड़वानी। इसको नदी को यहां पर मिला है बड़वानी। ऊपर की ओर थोड़ा सा इसको धार मिलेगा। आगे की ओर बढ़ेगी तो नदी को क्या मिल जाएगा? अलीराजपुर। ठीक, और अलीराजपुर होते हुए नदी निकलेगी बाहर की ओर। अब कलर अलग लेना पड़ेगा। अलीराजपुर जैसे ही नदी बाहर की ओर निकली है, कुछ इस प्रकार से आगे की ओर आई है, और रेड कलर में बताता हूं। अलीराजपुर को जैसे ही क्रॉस करा है नदी ने, नदी का अगला ही राज्य में प्रवेश हो गया। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों पहुंची नदी कहां पर? गुजरात में। और गुजरात से लगा हुआ है एक सागर जिसे हम लोग जानते हैं अरब सागर के रूप में। और अरब सागर में भी पर्टिकुलर जो स्थान है उस क्षेत्र को हम लोग जानते हैं दोस्तों खंबात की खाड़ी या गल्फ ऑफ खंबात। खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी जो है अपना सारा का सारा जल मिला देगी समुद्र में या फिर सागर में। दोस्तों यहां पर एक पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाह हो रहा है, तो 15 में। लेकिन अगर पूछ लिया जाए देश के कितने राज्यों में प्रवाह हो रहा है, तो दिख रहा है आप लोगों को साफ। पहला राज्य हो गया, दूसरा राज्य हो गया और तीसरा राज्य हो गया। कौन कौन से? देश के कितने राज्यों में? तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं देश के 3 राज्यों में। ठीक है, अगर बात कर लें देश के कितने राज्यों में, तो देश के 3 राज्यों में इस नदी का प्रवाह हुआ, यानी कि फ्लो हुआ है। अब अगला पॉइंट आता है जलप्रपात। हम लोगों ने देखे 2 प्रमुख जलप्रपात देखे, जिसमें एक हुआ कपिलधारा, एक हुआ दुग्धधारा। जो महत्वपूर्ण एक और जलप्रपात होगा वो होगा जबलपुर में। जबलपुर में ये जो जलप्रपात है दोस्तों, यहां पर मैंने आकृति बना दी। जबलपुर का जो जलप्रपात है ये भेड़ाघाट नामक स्थान पर है। इसे जानते हैं दोस्तों हम लोग धुआंधार जलप्रपात के नाम से।
इसको किस नाम से जाना हम लोगों ने? धुआंधार जलप्रपात के नाम से। क्या ये इसके ऊपर जलप्रपात है? तो नहीं, एक और प्रमुख जलप्रपात है जो कि खरगोन में पड़ता है। इस प्रकार से खरगोन में जो जलप्रपात हुआ दोस्तों, इसको हम लोगों ने किस नाम से जाना? यहां पर मैंने बता दिया, महेश्वर में है, जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। क्लियर? ये हो गए दोस्तों प्रमुख रूप से हमारे जलप्रपात। अब केवल और केवल हम लोगों को जलप्रपात तो पढ़ने नहीं, और भी जानकारी पढ़नी, और केवल इस डायग्राम से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो प्रश्न बनता है दोस्तों कि नर्मदा नदी कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से प्रवाहित होती है? साफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। पहली तो हो गई कौन सी? विंध्याचल। दूसरी हो गई कौन सी? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो अगला पॉइंट हम लोगों ने यहीं पर कर लिया कि नर्मदा जो है विंध्य यानी कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य प्रवाहित होती है ना? फ्लो जो होता है वो यहां पर होता है कुछ इस प्रकार से। अब और क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों? अगला देखने को मिल रहा है, ये नर्मदा नदी का पूरा फ्लो हो रहा है, तो इसकी पूरी लेंथ इस बिंदु से लगाकर यानी कि उद्गम स्थल से लगाकर तो इस बिंदु तक यानी कि समागम तक। समागम कहां हुआ है? तो खंभात की खाड़ी। इस बिंदु से उद्गम स्थल से तो समागम तक इसकी टोटल लेंथ कितनी हो रही है, इसकी लंबाई कितनी हो रही है? तो अगला जो बिंदु बनता है दोस्तों वो ये कि इस नदी की लंबाई कितनी है कुल मिलाकर। तो यहां पर ये मैं बता दूं, इसकी कुल लंबाई होती है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर हो गई दोस्तों इसकी लंबाई। 1312 किलोमीटर लंबाई होने के बावजूद ये देश की 5वीं बड़ी नदी है। क्या बताया मैंने? देश की 5वीं बड़ी नदी है। अब 5वीं बड़ी नदी है दोस्तों, अब आप लोगों ने तो देख लिया 5वीं बड़ी नदी है। 4 नदियों का क्या क्रम पता है आप लोगों को? 4 नदियों का क्रम बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर 4 नदियों में जो देश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, इस नदी को हम लोग जानते हैं गंगा नदी के रूप में, जिसकी पूरी ओवरऑल लेंथ देखा जाए तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन केवल भारत में देखा जाए तो 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। देश की दूसरी लंबी नदी, अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यमुना। यमुना नहीं होती है। देश की जो दूसरी लंबी नदी है दोस्तों वो होती है गोदावरी, जिसकी लंबाई हो जाती कुल मिलाकर 1465 किलोमीटर। फिर आता दोस्तों तीसरी लंबी नदी, इसको किस रूप में जानते हैं? तो दक्षिण भारत की ही नदी है, जिसे हम लोग जानते हैं कृष्णा के रूप में, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1401 किलोमीटर। चौथी लंबी नदी को जानते हैं दोस्तों हम लोग यमुना नदी के रूप में। कई जगह आप लोगों को इसकी लंबाई 1375 मिलती है, लेकिन इसका राइट आंसर है 1370। एनसीईआरटी बताती दोस्तों 1370 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। तो ये हो गई 4 लंबी नदी। और देश की 5वीं लंबी नदी कौन सी हो गई? तो देश की 5वीं लंबी नदी के रूप में जाना हम लोगों ने मां नर्मदा को। शब्द क्या आ गया? मां। तो नर्मदा नदी को पदवी दी गई है, मां के रूप में संबोधित किया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। नर्मदा नदी को मां के रूप में संबोधित किया जाता है। देश की 5वीं लंबी नदी हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो रही है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो भाग है इस नदी के ऊपर दोस्तों निर्भर करता है ना, जिस कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नामों में तो इसके काफी सारे नाम हैं, जैसे रेवा, भथा, मैकलसुता, आनंदमयी, नामोदास, है ना, बहुत सारे इसके नाम हैं, सांकरी, काफी सारे इसके नाम हैं। लेकिन इससे हम लोग मूल रूप से किस रूप में जान रहे हैं? तो मां की उपाधि से हम लोगों ने दी है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम लोग इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो क्या नर्मदा नदी इतने पॉइंट्स में ही समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में या देश में भी बात करें तो इतने पॉइंट इसके नर्मदा के हैं कि बता नहीं सकते। हर एक जगह इसकी अपने आप में कुछ विशेषता है। जैसे नर्मदा की सहायक, तो नर्मदा की सहायक की संख्या 41 है। सबसे लंबी सहायक तो तवा नदी। फिर तवा की विशेषता कि तवा का उद्गम कहाँ हुआ, कहां से प्रवाहित होते हुए गई है। पूछा जाता है पचमढ़ी किस नदी के तट पर है? तो तवा नदी के तट पर है। 41 सहायक नदियां हैं, इनमें कौन सी दाईं ओर की सहायक है, कौन सी बाईं ओर की सहायक है, मध्य प्रदेश से कितनी सहायक है, गुजरात से कितनी सहायक है, उसके अलावा कितनी परियोजनाएं हैं मैं बताता हूं। इसमें 29 बड़ी, 135 और 135 मध्यम और 3000 के लगभग लघु परियोजनाएं हैं। इनमें जो सबसे बड़ी परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर है वो गुजरात राज्य में, जिसे जानते हैं हम लोग सरदार सरोवर परियोजना के नाम से। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है दोस्तों, 182 मीटर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उसके अलावा भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज, जिसकी लंबाई होती है 1344 मीटर, कहां पर है? गुजरात में है। काफी सारी विशेषताएं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी इस नदी के ऊपर जो परियोजना है उसे जानते हैं हम लोग इंदिरा सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से, यानी कि इंदिरा गांधी बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से।
इस परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में कितने डैम बनाए गए? तो 3 डैम बनाए गए। कौन कौन से? एक पुनासा बनाया गया, एक ओमकारेश्वर बनाया गया, एक महेश्वर डैम बनाया गया। तीनों बांधों के क्या क्या लाभ हैं, कौन कौन से क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है दोस्तों जब हम लोग एकदम क्रम से पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को सारी जानकारी जो है वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोस्तों हम लोग कंटिन्यू क्लास में। आज के लिए इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।